संध्या सुंदरी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। वो एक छायावादी कवि है, वो एक छायावादी कवि है। यहाँ संध्या सुंदरी कविता में संध्या का सुंदरी कहा गया है, संध्या को सुंदरी कहा गया। सुंदरी अर्थात महिला, महिला का प्रवाची शब्द है सुंदरी। तो यहाँ संध्या का मानवीकरण किया गया है, मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। संध्या को सुंदरी कहकर पुकारा गया है कवि के द्वारा, निराला जी के द्वारा। उनकी कविताओं में धरती अगर शरीर है तो आकाश मन है, कल्पना भी है। निराला जी कविताओं में धरती यदि अगर शरीर है तो आकाश क्या है, मन है, कल्पना है। अर्थात धरती और आकाश का आपस में गहरा संबंध है, जहां तक बात निराला के कविताओं का है। निराला की कविता संध्या सुंदरी में भी आकाश और धरती के मिलन को देखा जा सकता है। निराला की इस कविता में, जिसका नाम है संध्या सुंदरी, इसमें भी हम आकाश और धरती के मिलन को देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कविता का सारंभ कैसे होता है? कवि कह रहे हैं दिन का अवसान हो रहा है, अर्थात दिन समाप्ति की ओर है, अर्थात संध्या का वक्त आरंभ होने वाला है। शाम कब होता है, संध्या कब होती है? जब दिन समाप्त होता है। तो कहते हैं दिन का अवसान हो रहा है, अर्थात दिन की समाप्ति हो रही है, और बादलों से भरे हुए आकाश से संध्या रूपी सुंदरी धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरती है। शाम का वक्त है, बादलों के जैसे, काले काले बादलों के जैसे संध्या सुंदरी आसमान से पृथ्वी की ओर उतरती है, धरती की ओर आती है। धीरे धीरे फैलता जा रहा अंधकार उसका आंचल है, जिसमें कोई हलचल नहीं है। धीरे धीरे जो अंधकार चारों ओर फैल रहा है, कवि को लग रहा है वो संध्या सुंदरी की आंचल है, जहां कोई हलचल नहीं है, कोई हास विलास, कोई मुस्कुराहट नहीं है। धरती और आकाश रूपी उसके अधर भी क्या है, मौन है। केवल उसके काले काले घुंघराले जो बाल हैं, केस हैं, उसमें गुथा हुआ एक तारा ही हंस रहा है। हंसता है तो केवल एक तारा है। लगता है संध्या सुंदरी के जो घुंघराले घुंघराले काले काले बादल हैं, उसमें तारा मुस्कुराता हुआ दिख रहा है, मानो वह उसका अभिषेक कर रहा है, उसका श्रृंगार कर रहा है। संध्या सुंदरी के बालों में, संध्या सुंदरी के जो काले काले घुंघराले बाल हैं, उसमें हंसता हुआ तारा दिखाई दे रहा है, मानो वह संध्या सुंदरी का अभिषेक कर रहा हो, श्रृंगार कर रहा हो। संध्या सुंदरी आलस्यता की लता और कोमलता की कली कहा गया है। कवि ने संध्या सुंदरी को आलस की लता और कोमलता की कली कहा है, इसलिए वह अपनी सखी नीरवता माने शांति, जब संध्या आती है तो अपने साथ अपनी सखी के बाहों में बाहें डाले, नीरवता के कंधों पर बाहें डाले धरती पर आती है, पृथ्वी पर आती है। इसलिए शाम जब होगा ना, चारों ओर शांति भी आ जाती है। जब शाम होता है तो चारों ओर शांति भी आ जाती है। कवि कह रहे हैं यहाँ पर निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो छायावाद के महान कवियों में से एक हैं, वह कहते हैं कि संध्या सुंदरी जब आती है धरती पर तो अपने हाथ को सखी नीरवता माने शांति के कंधों पर डाले हुए आसमान से पृथ्वी की ओर आती है, अग्रसर होती है। संध्या सुंदरी के हाथों में राग छेड़ने वाली न तो कोई वीणा है और न ही उसके पैरों में घुंघरू है जिसमें रुनझुन का आवाज हो। उसके संध्या सुंदरी महिला तो है, लेकिन उसके पायल में घुंघरू है ना घुंघरू है, ना उस घुंघरू में रुनझुन की आवाज है, न ही उसके हाथों में वीणा है जिससे राग छेड़ा जाता है। न राग छेड़ने वाला उसके हाथों में संध्या सुंदरी की वीणा है, माता सरस्वती के जैसे संध्या सुंदरी के हाथों में कोई वीणा नहीं है जिससे कोई राग छेड़ सकते हैं। न ही उसके पैरों में नर्तकी के भांति, न उसके पैरों में कोई पायल है, घुंघरू है जिसमें रुनझुन का आवाज हो। मतलब न उसके पग में संध्या सुंदरी के घुंघरू है, न ही रुनझुन का शब्द है। चारों ओर एक ही शब्द गूंज रहा है, मौजूद है, वो है चुप चुप चुप। 3 बार चुप का प्रयोग कभी इसलिए किया है, दिखाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए कि शांति क्या बहुत ही ज्यादा वहां पर आभास प्रस्तुत हो रहा है।
अर्थात चारों ओर मौन, खामोशी, स्तब्धता, नीरवता, शांति ही चारों ओर छाई हुई है। चारों ओर एक ही शब्द गूंज रहा है, वो क्या है? चुप चुप चुप। 3 बार प्रयोग किया है। चुप 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 ही चारों ओर गूंज रहा है। संध्या सुंदरी के पृथ्वी पर आते ही उसके मादक प्रभाव से, संध्या सुंदरी जब आती है धरती पर तो अपने साथ, कवि के अनुसार अपने साथ वह मदिरा की नदी भी लेके आती है। संध्या सुंदरी जब आती है धरती पर तो अपने साथ मदिरा की नदी भी बहाते हुए लेके आती है। और धरती पर जो प्राणी हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक थक चुके हैं, उनको थोड़ा थोड़ा मदिरा भी पिलाती है और अपने गोद में सुला करके मीठे मीठे सपने भी दिखाती है। संध्या सुंदरी के पृथ्वी पर आते ही उसके मादक प्रभाव से सारे प्राणी उसके गोद में सो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे संध्या सुंदरी ने मदिरा की नदी ही पृथ्वी पर बहा दी हो, प्रवाहित कर दी हो। यह वही समय है जब सारी दुनिया सो रही होती है तो कवि के हृदय में प्रेम की भावना जग जाता है और उसी विरह रूपी पीड़ा अर्थात विहाग के राग रूप में उसके गर्दन में, कंठ में विहाग राग फूट पड़ता है। विहाग राग किस राग को कहते हैं? वो राग जब प्रेमी प्रेमिका से मिल नहीं पा रहा हो या प्रेमिका प्रेमी से नहीं मिल पा रही हो, तो उस समय दोनों जब मिल नहीं पाते हो तो उसके मन में जो एक वेदना होती है, तकलीफ होती है, उसको प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष राग है जिसे हम लोग कहते हैं विहाग राग। विहाग राग। कवि का मन भी क्या है? प्रेमी मन है। कवि के हृदय में प्रेम की भावना है। मध्यरात्रि में कवि के कंठ से एक विहाग राग स्वतः खुद ब खुद फूट पड़ता है, निकल पड़ता है। ये विहाग राग इसलिए निकल पड़ता है कि कवि का हृदय भी एक प्रेमी हृदय है। कभी भी अपनी प्रेमिका को याद करके एक विहाग राग को गुनगुनाने लगता है। विहाग राग फूट पड़ता है कवि के कंठ से, निराला जी के कंठ से, मध्यरात्रि में जब संध्या सुंदरी गायब हो जाती है। संध्या सुंदरी कब गायब हो जाती है? मध्यरात्रि में संध्या सुंदरी धरती से गायब हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निराला की संध्या सुंदरी जो कविता में प्रकृति सौंदर्य का बहुत ही सुंदर अनुपम चित्रण हुआ है, मनोरम चित्रण हुआ है, अनुपम चित्रण हुआ है। संध्या सुंदरी के द्वारा प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है, अनुपम, मन को जीत ले मनोहर चित्रण किया है निराला जी ने प्रकृति का। उनका अपना एक फिलोसॉफी, अपना एक दर्शन है। उनके दर्शन, यह दर्शन उनके गद्य लेखों में वैसा दिखाई नहीं देता है। जो सोच है, जो दर्शन है, फिलोसॉफी है निराला जी का। निराला ने बहुत सारा गद्य भी लिखा है, कहानी भी लिखा है, उपन्यास भी लिखा है, लेकिन गद्यों में उतना सुंदर उनका दर्शन सामने नहीं आता जितना कि उनकी कविताओं के द्वारा हमें पता चलता है। वो क्या कहना चाहते हैं, क्या सोच है उनका, क्या दर्शन है उनका। दर्शन को अंग्रेजी में फिलोसॉफी कहते हैं। जो हमारा विचार है, जो सोच है, वही तो हमारा फिलोसॉफी है। तो निराला जी की जो फिलोसॉफी है, जो उनकी दर्शन है, वो कविताओं में जरा निखर करके सामने आई है। गद्य में उतनी अच्छा से सामने नहीं आए उनके विचार। धरती या देह समस्त सौंदर्य की आधार भूमि है। धरती या देह वो सौंदर्य की क्या है? आधार भूमि है। भाव और कल्पना की जड़ें मानव संवेदनाओं में है। संध्या का मादक सौंदर्य उत्तेजित बनकर के संसार को मदहोश कर देता है, अर्थात शराब के नशे में, मदिरा के नशे में ढक देता है। लेकिन ऐसी मदहोशी में भी निराला को वह वीरा व्यथा उसे सोने नहीं देती है। खत्म हो गया ये कहानी, एक कविता जिसका नाम था संध्या सुंदरी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संध्या सुंदरी कविता जो है वो बहुत ही सुंदर से लिखी गई है। कहा गया यहाँ पर तो जो चुप चुप जो है, वो खामोशी जो है, वो हर ओर गूंज रही है। चाहे वो आकाश हो, जल हो, समुद्र हो, हवा हो, पानी हो, हर ओर चुप चुप ही गूंज रही होती है। खामोशी, स्तब्धता ही गूंज रही होती है। चाहे पहाड़ की शिखर हो, चोटी हो, चाहे नदी का विस्तृत वक्ष स्थल हो, या तालाब में कमल के फूलों का जो समूह हो वहां हो, या फिर धरती हो या हो आकाश, हर जगह एक ही शब्द गूंज रहा है। वो क्या है? शांति, अर्थात चुप 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 ही शब्द गूंज रहा है। कहने का तात्पर्य है शाम के वक्त सब जगह मौन ही मौन दिखाई देती है। चारों ओर स्तब्धता ही रहती है, खामोशी रहती है, और कोई
हलचल नहीं होती है। उसी बात को दिखाने के लिए यहाँ पर चुप चुप का बार बार कवि ने प्रयोग किया है। तिमिरांचल में चंचलता का कहीं नहीं आवाज। तिमिरांचल माने, तिमी मन होता अंधकार, अंचल माने इलाका। अंधकार जब संध्या सुंदरी आती है, अर्थात संध्या के वक्त में चारों ओर धरती पर क्या होता है, एक तिमिरांचल की सृष्टि होती है, अंधकार का वातावरण चारों ओर फैल जाता है। उस समय कहीं भी हलचल, शोर शराबा ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता है, न ही कहीं हास विलास का आभास भी महसूस होता है। हंसता है तो मालूम पड़ता है कि केवल एक तारा है जो मुस्कुरा रहा हो, और वो तारा कहाँ है, संध्या सुंदरी के काले काले घुंघराले बालों में गुथा हुआ है। मानो हंसते हुए वो तारा संध्या सुंदरी को धरती पर स्वागत कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, श्रृंगार कर रहा है। तो हंसता हुआ केवल नजर आ रहा है संध्या, वही एक तारा। ये तो बताया तुमके, उसके पैरों, पायल, नुपुरों में, घुंघरू में कोई रुंझुन का शब्द नहीं है, और नहीं उसके होठों पर कोई राग आलाप है, कोई राग आलाप भी नहीं गाना गा रही है संध्या सुंदरी, नहीं उसके हाथों में कोई वीणा है जिससे वो कोई राग छेड़ सके। बस एक ही शब्द है जो अव्यक्त है, वो चुप चुप चुप, वही शब्द हर जगह गूंज रहा है, हर जगह, हर ओर।